नमस्ते बच्चों, मैं राहुल परीट, सहायक अध्यापक शिवराज विद्यालय ऐतोड़ी खुर्द, तहसील वाड़वा, जिला सांगली। आप सभी का वारना ई एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की पहली इकाई की चौथी कविता का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है मन, और इसके कवि है विकास परिहार। बच्चों, मन यह कविता कवि ने हाइकू इस विधा में लिखी है। तो सबसे पहले हम हाइकू विधा की जानकारी लेंगे। हाइकू मूल रूप से जापानी कविता है। हाइकू का जन्म जापानी संस्कृति की परंपरा, जापानी जनमानस और सौंदर्य चेतना में हुआ। हाइकू में अनेक विचारधाराओं का मिलन है। इसमें बौद्ध, चीनी, जापानी और जैन संप्रदाय की विचारों की झांकी मिलती है। हाइकू को काव्य विधा के रूप में जापानी कवि हाइकू के जनक और जैन संत मात्सुओ बाशो इस व्यक्ति ने प्रतिष्ठा दी। हाइकू की संरचना का मूल लक्षण बिंब समीपता है। इससे पाठकों को रचना के भाव में अपने आप को सहकारी बनाने की जगह मिलती है। हाइकू कविता में 3 पंक्तियाँ लिखी जाती है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 17 अक्षरों की विश्व की सबसे छोटी कविता के रूप में हाइकू को जाना जाता है। हाइकू की और एक विशेषता है कि इसमें एक ऋतु सूचक शब्द भी आता है, और इसके साथ साथ प्राणी मात्रा के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव भी हाइकू जगाता है। बच्चों, इसके बाद हम कवि का परिचय देखेंगे। कवि विकास परिहार, इनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार ने सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में सेवाएं दी। उसके बाद पत्रकारिता और रेडियो के क्षेत्र से जुड़े, लेकिन साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वह नाट्य क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत कविता मन में कवि विकास परिहार जी ने अपने जीवन अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। सबसे पहले जो 3 पंक्तियां हैं, इसमें कवि कहते हैं, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इन 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि विकास परिहार यह बताना चाहते हैं, घना अंधेरा, इसका मतलब है शाम जब ढलती है तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है। तो ऐसे वक्त कभी कभी जो जुगनू है वह अंधेरे को चीरने की कोशिश करता है, और तब वह अंधकार में सामान्य से भी अधिक चमकता है। तो उसी प्रकार कवि विकास परिहार यह कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी अंधकार जैसी बहुत सारी विपत्तियाँ आती है। तो इन विपत्तियों को निडरता से, हौसलों से, इसके साथ यदि आप लड़ेंगे तो आप भी उस जुगनू की तरह अंधकार में चमकेंगे और श्रेष्ठत्व प्राप्त करेंगे। ऐसा देखिए यहाँ कवि कहते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, करते जाओ पानी की मत सोचो जीवन सारा। इसका मतलब है करते जाओ, इसका मतलब है हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। संस्कृत में एक कहावत है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो, फल के बारे में मत सोचो। जो व्यक्ति काम करेगा उसे अवश्य फल मिलेगा और उसका ही नाम पूरे संसार में होगा। ऐसे देखिए कवि इन 3 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस पंक्ति में जो नए शब्द आए हैं उसमें पहला शब्द है नैया, इसका मतलब है नाव। मझधार, इसका मतलब है समुद्र का मध्य भाग। कवि विकास परिहार इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले,
कवि कहते हैं कि माना यह दुनिया एक असीम समुद्र है, हर मनुष्य प्राणी का जीवन इस समुद्र में नैया के समान है। इस प्रकार से समुद्र में अनगिनत बाधाएं आती हैं, रोड़े आते हैं, संकट आते हैं। तो इन संकटों में, इन बाधा में जो कमज़ोर नाव होती है वो का नाव बीच में ही टूटकर समाप्त हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि ऐसी नाव की बागडोर जो है हमें संभालनी चाहिए, और जो नैया बीच में डूबने वाली है इस नैया को हमें पार लगाना चाहिए। इसलिए कवि ने हमें सवाल पूछा है कि इसे संभालेगा कौन। तो इसकी बागडोर संभालने का काम जो है वो हमें ही करना है, और हमारे जीवन की जो नैया है इसे देखिए किनारे तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम जो है वह हमें ही करना है। ऐसा देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं। बच्चों, अब हम अगली 3 पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इन 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि हाइकू इस विधा की विशेषता बताना चाहते हैं। एक अच्छे हाइकू के लिए ऋतुसूचक शब्द का आना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इन 3 पंक्तियों में एक ऋतुसूचक शब्द आया है, वह है फागुन। कवि इन 3 पंक्तियों में प्रकृति के बदलाव का वर्णन करते हैं। फागुन का महीना यानी बसंत ऋतु की शुरुआत। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। इसी वजह से चारों ओर उल्लास और उमंग छा जाता है। बसंत ऋतु के कारण चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, फसल पकती है, महाशिवरात्रि, होली जैसे त्यौहार होते हैं। यानी यह जो समय है तो प्रकृति के बदलाव का समय है, चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। तो कवि प्रकृति के जिस प्रकार अपने आप में बदलाव करती है, उसी प्रकार कवि इस बदलाव को देखकर मनुष्य को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी कुछ समय के लिए चिंताओं को, परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। बच्चों, आधी कविता यहाँ समाप्त होती है। बची हुई कविता हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।